पुलिस ने एक बाल के टुकड़े का इस्तेमाल कर एक विकृत हत्यारे का क्लोन बनाया, लेकिन क्लोन मूल हत्यारे से ज्यादा शक्तिशाली निकला। एक पीड़ित महिला पुलिस को मदद के लिए बुलाती है, क्योंकि टॉर्च के नाम से जाना जाने वाला एक सीरियल किलर उसके घर में घुसता है। वह उसे पुलिस को कॉल करने और उसका पता बताने की अनुमति देता है। उसके सिर पर एक ही वार करके उसे मार देता है। देखभाल की विकृत भावना दिखाते हुए वह उसके बेटे की रक्षा के लिए उसके शरीर में आग लगा देता है। जासूस जैक रिले अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है। उसे एहसास होता है कि बैकअप के लिए इंतजार करने का कोई समय नहीं है। वह एक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जलते हुए अपार्टमेंट में भागता है। जैसे ही आग बढ़ती है, एक बीम गिर जाती है, जिससे निकास अवरुद्ध हो जाता है। जैक एक खिड़की के माध्यम से एक वैकल्पिक भागने का रास्ता ढूंढता है। एक निर्माण सीढ़ी से नीचे उतरते हुए हत्यारे को देखता है, जो लड़के को अपने सहयोगियों को सौंपता है। वह पीछा करते समय हत्यारे का पीछा करता है। जैक यह अनुमान लगाता है कि टॉर्च एक बस में छिपी हुई है। वह बस का रास्ता रोकने के लिए भागता है और सभी यात्रियों की जांच करता है। संदिग्ध को देखकर वह ड्राइवर से मदद मांगता है, लेकिन हत्यारा यात्रियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। खिड़की से भागता है और ड्राइवर सहित कई लोगों को मार डालता है। जैक गोली चलाता है, लेकिन हत्यारे को केवल कांच के टूटे हुए हिस्से से चोट लगती है। अंततः एडवर्ड एक कार में छिप जाता है और जैक को कुचलने की कोशिश करता है। जब जैक नहीं उठता तो हत्यारा उसे कुचलने के लिए पीछे हटता है, लेकिन जैक समय रहते एक तरफ लुढ़क जाता है। लेकिन घटना के बाद केवल पैर में चोट लगती है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंट सहायता की पेशकश करते हैं, लेकिन जैक मना कर देता है और गुस्से में हत्यारे को प्रेस में एक दयनीय कायर कहता है, जिससे उस व्यक्ति का अहंकार आहत होता है। जैक के सेवानिवृत्त होने के तुरंत बाद और अपने नए नाव मरम्मत व्यवसाय के लिए एक पारिवारिक समारोह आयोजित करता है। लापरवाह जीवन अचानक हत्यारे के फोन से बाधित होता है, जो जैक को ताना मारता है, जबकि जैक अकेला रहना पसंद करता है। एडवर्ड उसे उकसाता है, उसे प्रतिभाहीन असफल कहता है और अपने भयानक अपराधों को जारी रखने का वादा करता है, यह जानते हुए कि कोई भी उसे नहीं पकड़ सकता। सेवानिवृत्ति में भी अस्थिर और हत्यारे को न्याय के लिए लाने का दृढ़ निश्चय जैक स्टेन से मिलता है और शहर के बाहर एक गुप्त प्रयोगशाला में जाता है, जिसमें फिंगरप्रिंट, रक्त के नमूने और अन्य डेटा होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंट एक सुपर कंप्यूटर में जानकारी फीड करते हैं। संदिग्ध हत्यारे के बारे में विवरण इकट्ठा करते हुए सरकार एक साल पहले अपराध स्थल पर पाए गए बाल का उपयोग करके एक क्लोन के निर्माण की देखरेख करती है, जिसमें हत्यारे का आनुवंशिक खाका होता है। कार्यक्रम को उच्च अधिकारियों के सामने पेश करने से पहले मूल व्यक्ति को ट्रैक करने के लिए डुप्लीकेट बनाकर आतंकवाद का मुकाबला करने का लक्ष्य है। उन्होंने सीरियल किलर पर परीक्षण किया, यह मानते हुए कि यह एडवर्ड के कट्टर दुश्मन के रूप में एक अच्छा अभ्यास है। जैक को क्लोन के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, ताकि वह हत्यारे को विकसित करने और ट्रैक करने में उसकी मदद कर सके। प्रेस को इस परियोजना के बारे में जानने से रोक दिया गया है, क्योंकि यह गुप्त है। लेकिन जैक कठिन चुनौती के लिए तैयार है। किसी बिंदु पर क्लोन के साथ कुछ गलत हो जाता है और इसे जबरन इसके कैप्सूल से हटा दिया जाता है। एडवर्ड को लगता है कि यह गड़बड़ी जगह पर जम गई है। थोड़ी देर बाद रेप्लिकेंट एक अलग सेल में जागता है और एक मॉनिटर देखता है, जिसमें एक महिला उसे बुनियादी कौशल सिखा रही है। हत्यारे को पकड़ने का प्रयास करने से पहले उसके क्लोन को चलना, बैठना और बोलना सीखना होगा। क्लोन की हरकतों को देखते हुए जैक मानता है कि वह मानसिक रूप से ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक यह समझाते हुए और समय मांगते हैं कि आनुवंशिक रूप से निर्मित मानव अपने प्रभाव में बाहरी कारकों के साथ जल्दी से अनुकूल हो सकता है। स्टेन स्वीकार करता है कि क्लोन परिपूर्ण नहीं है, लेकिन वे क्लोन और हत्यारे के दिमाग को जोड़ने वाली टेलीपैथिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जीनोम का उपयोग करते हैं। जल्द ही जैक और क्लोन का पहला व्यक्तिगत संपर्क होता है। पूर्व जासूस घृणा से भर जाता है, अपराधी के चेहरे को देखता है और क्लोन और हत्यारे के बीच अंतर नहीं कर पाता है। वह क्लोन को तुरंत भोजन नहीं देता है, जिससे आक्रामकता भड़कती है। कुछ ही दिनों में क्लोन आसानी से कलाबाजी करने और शक्ति, दृढ़ता और धीरज का प्रदर्शन करते हुए प्रगति करना शुरू कर देता है। जैक संदेह में रहता है कि क्लोन हत्यारे का अनुयायी बन सकता है, लेकिन स्टेन प्रयोग के अंत में उसे खत्म करने का वादा करता है। बाद में जैक क्लोन से मिलने और उसके कमरे में पहली बार भोजन लाने का फैसला करता है। क्लोन की अप्रत्याशित हरकतों से डरता है। पूर्व जासूस उसे हथकड़ी लगाने और धातु की मेज पर बांधने की पेशकश करता है। अभी तक बोलने या समझने में सक्षम नहीं है कि क्या हो रहा है। क्लोन घबरा जाता है। जबरदस्त ताकत दिखाते हुए वह धातु की मेज को फाड़ देता है, लेकिन जैक उसके खिलाफ एक टेजर का उपयोग करता है, जिससे क्लोन हिंसा और शारीरिक दर्द से डरता है। क्लोन अधिक से अधिक आज्ञाकारी बन जाता है और प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद पूरी तरह से आदेशों का पालन करता है। जैक क्लोन को पट्टे पर कुत्ते की तरह ले जाता है। क्लोन सूरज से डरता है, इसलिए पूर्व जासूस उसके लिए धूप का चश्मा मांगता है, यह जाने पर कि एजेंट के धूप के चश्मे की कीमत $600 है। जैक उन्हें अपने पास रखने का फैसला करता है और क्लोन को अपने सस्ते चश्मे देता है और हर 12 घंटे में प्रयोगों की प्रगति की रिपोर्ट करने का वादा करता है। जैक और क्लोन शहर में वापस लौटते हैं। पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद पूर्व जासूस देखता है कि उसका पीछा किया जा रहा है और वह पास की ट्रैफिक लाइट पर पीछा करने वालों से दूर हो जाता है। एक परित्यक्त फैक्ट्री में जैक हत्यारे के साथ एक टेलीपैथिक लिंक स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश करता है। वह क्लोन को मारता है और उसे बंदूक से धमकाता है, फिर उसे एक हथियार देता है
जिससे उसे गोली मारने का मौका मिलता है और एस्केप एजेंट जैक को ट्रैक करते हुए उन्हें घेर लेते हैं ताकि क्लोन आत्मसमर्पण कर दे। क्लोन उनसे उतना ही डरता है जितना वे उससे डरते हैं, इसलिए जैक सभी को शांत होने का सुझाव देता है। प्रयोग से निराश जैक को लगता है कि प्रतिकृति बेकार है और वह उन्हें वापस बेस पर ले जाने की अनुमति देता है। क्लोन अपने पिंजरे में लौटने के लिए अनिच्छुक है, इसलिए वह खुद का बचाव करता है और स्वतंत्रता की इच्छा दिखाते हुए पकड़े जाने का विरोध करता है। वह न केवल भाग जाता है बल्कि खुद का बचाव भी करना शुरू कर देता है और फिर एजेंटों पर हमला करता है। यह सब देख रहे जैक को एहसास होता है कि हत्यारे को पकड़ने की संभावना है और वह क्लोन को अपने पास रखने का फैसला करता है। इसके बाद वे एक निजी घर में जाते हैं जहां 1 साल पहले हत्यारे ने 2 लोगों की जान लेने का अपराध किया था। क्लोन अभी भी थोड़ा धीमा है और लोगों से संवाद करना सीख रहा है, जिससे कुछ मुश्किलें पैदा हो रही है, लेकिन जैक उन्हें हल करने में कामयाब हो जाता है। जैक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि क्लोन अपराध स्थल पर हो और संभवतः उसे कुछ याद हो। पहले तो वह अलग थलग व्यवहार करता है, लेकिन फिर 1 साल पहले वहां हुए अपराध के कुछ विवरण याद करता है। यह देखते हुए जैक उसे दूसरी मंजिल पर बाथरूम में ले जाता है जहां सब कुछ फिर से हुआ दर्दनाक। यादें क्लोन देखता है कि कैसे हत्यारे ने एक महिला को पीटा और मार डाला, फिर आग लगा दी और तहखाने से भाग गया। इस बीच एडवर्ड ने एक और लापरवाह मां को अपने बेटे पर चिल्लाते हुए देखा और उसे अपना अगला शिकार बनाने का फैसला किया। बाद में जैक अपने पूर्व साथी के घर पहुंचता है और क्लोन को तहखाने में एक पाइप से बांध देता है ताकि वह भाग न सके या कुछ भी अवैध न कर सके। जैक पुलिस डेटाबेस के खिलाफ क्लोन के चेहरे की जांच करना चाहता है, लेकिन एंजी को लगता है कि यह नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है। क्लोन कुत्ते का खाना खाने की कोशिश करता है, लेकिन एंजी का बेटा यह देखता है और चेन मैन को खिलाने का फैसला करता है। एक बिंदु पर एक बच्चे की चीख जैक और लड़के की मां को डराती है। बच्चे के चेहरे पर खून देखकर पूर्व जासूस क्रूरता से क्लोन को पीटता है, यह मानते हुए कि उसने कुछ गलत किया है। एंजी अपने बेटे से जानती है कि आदमी ने कुछ गलत नहीं किया, यह कुत्ते का था जिसने लड़के को धक्का दिया जिससे उसका होंठ फट गया। शाम को स्टेन और एजेंट आसानी से जैक का पता लगा लेते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उसे नियमों का पालन करना चाहिए और प्रयोग की प्रगति पर रिपोर्ट देनी चाहिए। पूर्व जासूस उद्यम छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंट जैक और मशाल के बीच संघर्ष और व्यक्तिगत दुश्मनी के बारे में जानते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जैक क्लोन को रखता है, लेकिन स्टेन के घर लौटने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करना नहीं भूलता। जासूस क्लोन के कपड़े उतारता है ताकि सुनने वाला उपकरण ढूंढ सके, लेकिन मां गलत समय पर बाथरूम में चली जाती है और स्थिति को गलत समझती है। महिला का मानना है कि अगर उसके साथ सही व्यवहार किया जाए तो लोग अपराधी बन जाते हैं। उसे एहसास होता है कि वह सही है। जैक क्लोन के प्रति दया दिखाता है और उसे रात में एक जैकेट और एक कंबल देता है। प्रतिकृति एडवर्ड की यादों को देखती है और समझती है कि वह एक हत्यारा बन गया है, क्योंकि वह बचपन में अपनी मां के दुर्व्यवहार से पीड़ित था। अगली सुबह अपराधी लापरवाह एकल मां पर हमला करता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। आसपास खड़े लोग महिला की मदद करने और उसे बचाने का फैसला करते हैं, लेकिन असमान लड़ाई में हार जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए अकेली मां पास के एक रेस्तरां की रसोई से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एडवर्ड रसोइयों को पीटता है और उसके चेहरे पर एक चेतावनी का निशान छोड़ देता है। इस बीच जैक और एंजी क्लोन की तस्वीरें लेते हैं ताकि पुलिस डेटाबेस में उसका चेहरा जांच सके। मौके का फायदा उठाते हुए जासूस उसे पीड़ितों की तस्वीरें दिखाता है, उम्मीद करता है कि चेहरे की जांच की बदौलत उसे सब कुछ याद रखने में मदद मिलेगी। जैक हत्यारे को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसका नाम एडवर्ड गैरेट है। जल्दी से पुलिस स्टेशन से निकलकर पूर्व जासूस एडवर्ड की फाइल में सूचीबद्ध अंतिम ज्ञात पते पर जाता है। स्टेशन प्रमुख को संदेह होता है कि जैक के पास कोई योजना है और एंजी सहित कुछ और अधिकारियों को उसके पीछे भेजता है। संदिग्ध अपराधी के अपार्टमेंट में घुस जाता है। पुलिस पुष्टि करती है कि उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका ठिकाना मिल गया है। जैक पीड़ितों की तस्वीरें खोजता है और उन्हें देखना शुरू कर देता है। अगले सुराग को खोजने की कोशिश करता है। उसी पल क्लोन घबराने लगता है और वह छूटने के लिए सब कुछ करता है। हथकड़ी से रेलिंग को चीरता हुआ वह ऊपर की ओर भागता है और प्रिंटर में बम के बारे में चेतावनी देता है। आखिरी क्षण में पुलिस अपार्टमेंट से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एक शक्तिशाली विस्फोट होता है जिससे एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यह जानते हुए कि एडवर्ड पास में है, क्लोन बाहर भागता है। वे एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन मशाल भागने की कोशिश करता है। क्लोन उसे एक बंद रेस्तरां में पाता है और उसके चेहरे पर मुक्का मारा जाता है। हत्यारा आसानी से अपनी दयनीय कॉपी पर काबू पा लेता है और फिर जगह को बर्बाद कर देता है। बारटेंडर को पुलिस को बुलाने से रोकता है। एडवर्ड यह पता लगाने की कोशिश करता है कि क्लोन कौन है और वह क्या चाहता है, लेकिन बारटेंडर फिर से उनकी बातचीत में बाधा डालता है। हत्यारा रेस्तरां कर्मचारी को मार देता है। क्लोन को जीवित छोड़कर केवल उनके कनेक्शन को समझने के लिए एंजी और जैक घटना के बारे में जानते हैं और घटनास्थल पर जल्दी जाते हैं, लेकिन मशाल भागने में सफल हो जाती है। फिर वह क्लोन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पूर्व जासूस को बुलाता है, लेकिन जैक विनम्रता से मना कर देता है। क्लोन अनुभव कर रहा है, पहली बार लोगों के बीच होने के कारण वह उलझन में है कि क्या करे और कहा जाए। जैक उसे नहीं ढूंढ पाता, इसलिए वह क्लोन के स्थान को जानने के लिए स्टेन को धोखा देता है। इस बीच क्लोन एक सहज लड़की से मिलता है जो उसे अपने घर बुलाती है।
वह उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन $100 का अग्रिम भुगतान मांगती है। क्लोन के पास पैसे नहीं है, लेकिन वह उसे चूमना चाहता है और समय से पहले ही आनंद का अनुभव करता है। लड़की अपने दलाल को बुलाती है और उसे उस मूर्ख के बारे में बताती है जिसने उसके समय के लिए भुगतान नहीं किया। यह महसूस करते हुए कि वह एक कुंवारी लड़की है, वह उसे जाने देने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दलाल और उसके गुर्गे क्लोन को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लड़ाई में बुरी तरह हार जाते हैं और भाग जाते हैं। पुलिस और जैक घटनास्थल पर पहुंचते हैं और क्लोन को स्टेशन ले जाते हैं, जिससे वह लड़की निराश हो जाती है, जो अनुभवहीन ग्राहक से फिर से मिलने के लिए तैयार थी। हत्यारे की दर्दनाक यादों को फिर से जी रही है। क्लोन यह समझने के लिए और सवाल पूछना शुरू कर देता है कि वह कौन है और क्यों बनाया गया था। अपने मिशन को समझते हुए वह अपराधी को खोजने में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसकी यादों में कई पीड़ित दिखाई देते हैं। धीरे धीरे क्लोन जैक का विश्वास जीतता है, जिससे वह हथकड़ी हटाता है और क्लोन को आगे की यात्री सीट पर बैठने देता है। जल्द ही पूर्व जासूस उसे सीरियल किलर के एक संभावित शिकार की तस्वीर दिखाता है। हत्यारे के दिमाग और यादों में उतरते हुए उसका जेनेटिक जुड़वा पहला सुराग देता है, जो लड़की को खोजने में मदद करता है। वे सही होटल और कमरा खोजने में कामयाब रहे, लेकिन जैक और क्लोन थोड़ी देर से पहुंचते हैं और केवल एक और अकेली मां का जला हुआ शरीर पाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अपराध हाल ही में किया गया था और एडवर्ड पास में है। वे तहखाने की ओर जाते हैं, क्योंकि क्लोन को ठीक से पता है कि हत्यारा कहाँ छिपा है। किसी बिंदु पर जुड़वा जैक को एक अलग कमरे में बंद कर देता है, ताकि वह अकेले पीछा करना जारी रख सके। मशाल उसकी प्रति से मिलती है और उसके निर्माण के बारे में विवरण जानती है, फिर दावा करती है कि वे भाई है जो साथ मिलकर काम करें। जैक अपराधी को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोन उसे रोक देता है। घटना के परिणाम स्वरूप हत्यारे से प्रभावित होकर जैक पत्रकारों को एक और निंदनीय साक्षात्कार देता है। शाम को हत्यारे के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। वह पूर्व पुलिस अधिकारी को फोन करता है और संकेत देता है कि वह उसे देख रहा है। बाद में उसे खत्म करने का वादा करता है। हत्यारा अपनी बीमार मां से मिलने अस्पताल जाता है। वह उसे प्रत्येक पीड़ित के बारे में विस्तार से बताता है, ताकि वह यह जानकर पीड़ित हो सके कि उसका बेटा उसकी क्रूरता के कारण हत्यारा बन गया है। उसे एहसास होता है कि वह उससे थक गया है और अब उसकी आंखों में देखना नहीं चाहता। हत्यारा अपनी मां का जीवन समाप्त कर देता है। क्लोन को अपराधी की यादों से संबंधित एक और दुःस्वप्न आता है और उसका असली नाम पता चलता है, जिसे उसने अमेरिका जाने पर बदल दिया था। इससे जैक और एंजी को हत्यारे की पूरी जीवनी जानने का मौका मिलता है। यह पता चलता है कि उसकी मां केवल उसे नियमित रूप से पीटती थी, बल्कि अपने पति को भी मार देती थी। सबूत मिटाने की कोशिश में उसने अपने बेटे को एक कोठरी में बंद कर दिया और घर में आग लगा दी, लेकिन बारिश ने लड़के को बचा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। जीवित रहने के लिए उसे गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचा, जिसने उसे एक हत्यारे में बदल दिया। यह जानते हुए कि एडवर्ड की मां अभी भी जीवित है और एक धर्मशाला में है, जैक और जुड़वा वहां जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वे बूढ़ी महिला की लाश पाते हैं और क्लोन उस महिला को अलविदा कहने के लिए एक पल मांगता है, जो उसे अपरिचित लगती है। उसी समय हत्यारा मुर्दाघर में घुस जाता है, नर्स को धमकाता है और लड़की के सिर पर वार करने के बाद जैक को अपना हथियार छोड़ने का आदेश देता है। एडवर्ड पूर्व पुलिस वाले पर हमला करता है और उसे बेरहमी से पीटता है। अपने क्लोन की ओर मुड़ते हुए हत्यारा जो शुरू किया था उसे खत्म करने और पुलिसकर्मी को मारने की पेशकश करता है। प्रतिकृति मना कर देती है और चाकू को फर्श पर फेंक देती है। किसी ऐसे व्यक्ति की जान लेने के लिए तैयार नहीं जो उसका दोस्त बन गया। एडवर्ड उन दोनों को मारने का फैसला करता है, यह मानते हुए कि पुलिस क्लोन को अपराधी के लिए ले जाएगी। उस पल का फायदा उठाते हुए आनुवंशिक जुड़वा मशाल को एक संघर्ष में उकसाता है, जिससे उसका ध्यान भंग होता है, ताकि जैक पीछे से हमला कर सके। क्लोन बंदूक लेने की कोशिश करता है, लेकिन अपराधी उसे कैंची से मार देता है। फिर पूर्व पुलिस वाले से निपटता है और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को हराते हुए भाग जाता है। एडवर्ड पार्किंग स्थल पर जाता है और अपनी उम्र के बावजूद एक एम्बुलेंस चुरा लेता है। जैक पीछा करता है और आसानी से वाहन को पकड़ लेता है, फिर अंदर जाने की कोशिश करता है। लड़ाई के दौरान वह हत्यारे की गर्दन के चारों ओर सीट बेल्ट लपेटने में कामयाब हो जाता है, जिससे एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एडवर्ड भाग जाता है, लेकिन जैक उसका पीछा करता है जब तक कि वह फावड़े से चेहरे पर वार नहीं करता और होश खो देता है। जासूस को पता चलता है कि मशाल उसे श्मशान भट्टी में फेंकने वाली है और उसे राख में बदलने वाली है, लेकिन वह आखिरी क्षण में विरोध करने के लिए बहुत कमजोर है। कमरे में क्लोन प्रकट होता है, जैक को बचाता है और एक अपराधी के साथ लड़ाई में शामिल होता है। न केवल उसकी यादों को देखना बल्कि वास्तविक समय में उसके विचारों को पढ़ना भी सीख लिया है। जुड़वा एडवर्ड की हर चाल का अनुमान लगाता है और उसे एक निष्पक्ष लड़ाई में हरा देता है, यह समझते हुए कि वह कोई अपराध नहीं कर सकता। क्लोन गला घोंटने का फैसला नहीं करता, हत्यारे को मार गिराता है और उसे जीवित छोड़ देता है। मशाल उसका फायदा उठाती है और उसे सिर के पीछे फावड़े से मारती है, जिसके बाद जैक अपराधी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लड़ाई के दौरान क्षतिग्रस्त उपकरण चिंगारियां एक जोरदार आग शुरू करती है। आग गैस टैंक को प्रभावित करती है और एक शक्तिशाली विस्फोट की भविष्यवाणी करती है। यह महसूस करते हुए जैक घायल जुड़वा की मदद करने की कोशिश करता है, जल्दी से भागता है, लेकिन वह जासूस को बाहर धकेलने से मना कर देता है। दरवाजा क्लोन बंद कर देता है और अंदर रहता है और एक शक्तिशाली विस्फोट होता है,
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंट निराश है कि उनकी परियोजना विफल हो गई, लेकिन जैक कुछ समय बाद उनकी मदद नहीं कर सकता। बारिश के दौरान पुलिसकर्मी ने एक डाकिया को अपने मेल बॉक्स में एक पैकेज छोड़ते हुए देखा। एनजी के बेटे के साथ सामग्री की जांच करने का फैसला किया। उसे हत्यारे का संगीत बॉक्स मिला और उसे पता चला कि क्लोन विस्फोट से बचने में कामयाब रहा। एक मोर्ग फ्रीजर में छिपकर एजेंटों और वैज्ञानिकों से छुटकारा पा लिया जो उसे प्रयोगों में इस्तेमाल कर सकते थे। जुड़वा एक खूबसूरत महिला के साथ एक स्वतंत्र जीवन शुरू करता है जो इस समय उसका इंतजार कर रही थी। क्या आप अपना एक क्लोन चाहते हैं? तो नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें, लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।